नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। जनमत वो कार्यक्रम जिसमें हम आपको देश और प्रदेश की, दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से बताते और समझाते हैं। और जनमत में आज सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। सवाल सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति मजाक बन चुकी है क्या? सवाल एक और, क्या मिडिल ईस्ट को आग में अमेरिका अब केवल उस आग को तमाशबीन बनकर देख रहा है क्या? 12 दिन की जंग, कतर में हमला, इजराइल की जवाबी कार्रवाई और फिर डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर वाला ऐलान। लेकिन ऐलान के चंद घंटे में ही फिर से मिसाइलें बरसने लगी, धमाके गूंजने लगे, शांति के दावों की धज्जियां उड़ गई। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान और इजराइल अब और नहीं लड़ेंगे, मिडिल ईस्ट में शांति लौट आई है। लेकिन उसी ट्रंप ने कुछ घंटे पहले गुस्से में कहा कि उन्हें ना ईरान से खुशी है ना इजराइल से खुशी है। क्यों? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा, क्योंकि सीज फायर का कागजी टुकड़ा रॉकेटों के शोर में उड़ सा गया कहीं। इजराइल ने ईरान के रडार बेस पर हमला कर दिया और ईरान ने दी चेतावनी, ये तो बस शुरुआत है। क्या यह सब कुछ अचानक हुआ? ट्रंप की पूरी शांति योजना क्या बस एक दिखावा मात्र थी? जिस अमेरिका को दुनिया का पावर ब्रोकर माना जाता है, आज वही अमेरिका खुद को ना समझने वाला प्रिंसिपल साबित कर रहा है। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि किसकी पीठ थपथपाएं और किसे डांट लगाएं। वो एक तरफ कह रहे हैं कि बम मत गिराओ और दूसरी तरफ उसी दिन ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें दागते हैं। क्या वॉशिंगटन की ताकत अब केवल ट्वीट और प्रेस ब्रीफिंग तक सिमट गई है क्या? ईरान की राजधानी तेहरान, बाबुलसर, बीरशीबा, हर जगह धमाके ही धमाके सुनाई दिए, मौतें हो रही हैं। सीज फायर के नाम पर हर तरफ झूठ और सिर्फ धोखा परोसा जा रहा है। इजराइल कह रहा है हमने सीमित जवाबी हमला किया है। ईरान कह रहा है कि हमारा जवाब अब दोगुना और विनाशकारी होगा। और ट्रंप का अलग ही हिसाब चल रहा है। ट्रंप गुस्से में अपशब्द तक कहने लगे हैं और फिर ये कहते हैं मैं सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता। लेकिन सच ये है कि ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम में नियंत्रण खो चुके हैं। एक दिन में 2 विरोधाभासी बयान देना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी जो है वो दिशा विहीन हो गई है, आउट ऑफ ट्रैक है। ईरान कह रहा है कि दुश्मन सीज फायर के लिए मजबूर है और इजराइल कह रहा है कि ईरान ने सीज फायर का सबसे पहले उल्लंघन किया। अब बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह युद्ध सच में खत्म हुआ है या ये राउंड 1 के बाद राउंड 2 की तैयारी है? जब दोनों पक्ष खुलकर एक दूसरे को धमका रहे हैं, जब बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं, तो किस बात का सीज फायर? ट्रंप की सीज फायर सिर्फ एक चुनावी स्टंट था क्या? एक ये भी सवाल उठ रहा है। क्या ये सब कुछ हेडलाइंस मैनेजमेंट का एक हिस्सा रहा है? सवाल कई हैं। अब जो भी हो, एक बात तो यहां से तय दिखाई दे रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल कोई शांति नहीं है, केवल इंतजार है अगले धमाके का, अगले युद्ध के राउंड का इंतजार है। और ट्रंप वो केवल चीख सकते हैं, लेकिन अब उनकी चीख भी कोई सुन नहीं रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं ट्रंप का ये जो शांति वाला फॉर्मूला है वो एक्सपोज हो गया है। एक्सपोज के साथ साथ में वो फेल हो गया है। ईरान इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ दिया है, एक दूसरे को पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब इस पर इजराइल की भी प्रतिक्रिया आई है, ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है और ट्रंप कह रहे हैं भैया ना मैं ईरान से खुश हूं ना मैं इजराइल से खुश हूं। देखिए, 12 दिन से जारी जंग के बीच अब एक बड़ा और नया घटनाक्रम भी समझ लीजिए, यह नया सामने आया है। पहले इजराइल ने, उसके बाद अंततः ईरान ने भी सीज फायर की आज घोषणा की। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी किया बाकायदा और कहा कि देश ने दुश्मन को पछताने पर मजबूर किया और ईरान की सैन्य कार्रवाई ने इजराइल को अपनी हार स्वीकारने पर मजबूर किया। इसी के साथ ईरान ने ताजा हमलों की खबरों को भी खारिज कर दिया।
ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने सरकारी टीवी पर साफ कहा आकर कि पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर किसी तरह के मिसाइल या ड्रोन से हमला हमने नहीं किया है। इससे पहले सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया, जो खबर हमने अभी आपको बताई। ट्रंप ने सुबह 3:32 पर एक पोस्ट किया, लिखा कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई है और सभी पक्ष इसका पालन करें। सुबह 10:38 पर एक और पोस्ट, वो कहते हैं कि अभी से सीज फायर लागू होता है, कृपया इसे ना तोड़ें। ट्रंप की पहल पर दोनों देशों ने औपचारिक रूप से हमले रोकने की बात स्वीकारी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बीच कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है और अब सैन्य कार्रवाई हम नहीं करेंगे, इसे रोक दिया गया। लेकिन सीज फायर लागू होने के करीब 2.5 घंटे बाद क्या हुआ, देखिए। इजराइल ने आरोप लगा दिया कि ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है, मतलब सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। हालांकि ईरान ने इन दावों को झूठा बताया। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश तक दे दिया और ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला करने का निर्देश इजराइल में दिया जाता है। इससे हालात और अधिक बिगड़ने की आशंका जताई गई। फिलहाल दोनों देशों की सीमाओं पर भारी तनाव बरकरार है। वैश्विक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र लगातार दोनों देशों से संयम बरतने की अपील लगातार कर रहा है। हालांकि इस युद्ध विराम को कितना स्थायी माना जाए, यह आने वाला 24 घंटा तय करेगा। अमेरिका ने दोनों देशों पर निगरानी तेज कर दी है और किसी भी उकसावे पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है, सो अलग। लेकिन इन तमाम घोषणाओं, आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि इस जंग में असल में नुकसान हुआ किसका? ना ईरान जीता, ना इजराइल जीता, ना अमेरिका जीता, फिर हारा कौन, जीता कौन? खैर, इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। इजराइल और अमेरिका की साझा कार्रवाई में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जिन परमाणु संयंत्रों पर ईरान दशकों से अरबों डॉलर खर्च कर रहा था, वो मलबे में तब्दील हो गए क्या? अब विशेषज्ञों के हम माने तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 या 4 साल नहीं बल्कि 50 साल पीछे गया है। यह झटका ईरान की सैन्य और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर एक करारा प्रहार है। सवाल यह भी उठता है कि क्या अब ईरान फिर से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश करेगा? क्या वो दोबारा अपने परमाणु कार्यक्रम को खड़ा करने के प्रयास करेगा, या फिर अब उसके हौसले पस्त हो गए हैं? फिलहाल सीमाओं पर तनाव बरकरार है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने सेना को तेहरान पर जवाबी हमले का निर्देश आज दोपहर में दिया। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील लगातार कर रहे हैं, हमने अभी आपको बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अपनी हार मान लेगा या फिर से नए सिरे से वो परमाणु ताकत बनाने की जिद में कोई नया जोखिम उठाएगा? दुनिया की नजर अब इसी बड़े सवाल पर टिकी हुई है। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे। मिडिल ईस्ट से निकलकर आएंगे वापस हिंदुस्तान। देखिए, बीजेपी की विधायक मनीषा चौधरी ने लोकसभा की एस्टिमेटेड कमेटी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित 2 दिवसीय बैठक में भाग लिया। बैठक को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की एस्टिमेटेड कमेटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सहभाग लिया। मनीषा चौधरी ने डॉक्टर संजय जायसवाल का आभार जताया कि उन्होंने सभी को अपने राज्यों के अनुभव साझा करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर कमेटी को और प्रभावी बनाएंगे। ईरान इजराइल विवाद पर भी प्रतिक्रिया उनकी आई। मनीषा चौधरी ने कहा कि भारत में रहने वाले ईरान प्रेमियों को भारत माता को वंदन कर भारत को महान मानना चाहिए। अब आसिम आजमी के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि वो तो पब्लिसिटी स्टंट है, वोट बैंक के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। हालांकि उन्होंने लिखित माफी भी मांगी है, ये भी कहा। इस वक्त मौजूद है भाजपा की विधायिका मनीषा चौधरी जी, उनसे बातचीत करेंगे। मनीषा ताई जी, आपसे जानना चाहेंगे, संसदीय एस्टिमेटेड जो कमेटी है उसकी 2 दिवसीय जो है बैठक, उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं जो लोकसभा के एस्टिमेट कमेटी को 75 इयर्स पूरे हुए।
और लोकसभा की एस्टिमेट कमेटी और पूरे भारत भर के सभी राज्य के एस्टिमेट कमेटी का 2 दिन का यहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हमारे आदरणीय ओम बिरला जी, महामहिम राज्यपाल हमारे वो महाराष्ट्र के गवर्नर वो भी आए थे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय शिंदे जी, आदरणीय हमारे राहुल नार्वेकर जी, राम शिंदे जी और हमारे एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन, इन सभी ने 2 दिन हमारी जो कमेटी पूरे देश भर से आई थी, सभी कमेटियों को अच्छा ऐसा वहाँ पार्टिसिपेशन रहा। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि महाराष्ट्र की एस्टिमेट कमेटी कैसी चलती है, राजस्थान का क्या है, केरला का क्या है, तमिलनाडु का क्या है, पौंडीचेरी का क्या है, ऐसे सभी स्टेट में जो कामकाज रहता है वो कामकाज सीखने को मिला। और मैं हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर संजय जायसवाल जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने ये मौका महाराष्ट्र विधिमंडल को दिया और महाराष्ट्र के विधिमंडल में आए हुए सभी कमेटी ने यहाँ बहुत अच्छा 2 दिन का सम्मेलन में पार्टिसिपेट होके अपने अपने राज्यों में जो जो सीखने को मिला वो लेके अपने यहाँ कमेटी में काम करेंगे। मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये ईरान और इजराइल का फिलहाल युद्ध चल रहा है और इसी बीच जो है भारत से कुछ जिहादी समाज के लोग ऐसे हैं जो ईरान का साथ देते हैं, जबकि इजराइल से भारत की मित्रता है और इजराइल ने जो है हमेशा भारत का साथ दिया है। उसके बावजूद कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जो ईरान का साथ देते हैं। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे देखो, भारत मेरा महान, जब तक आप लोग भारत माते को वंदन करके मेरा भारत महान नहीं समझते तो ऐसे जो विपक्ष के लोग रहते यही कानून करते रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस करके सभी विश्व को एक मैसेज दिया है, भारत सबसे बढ़कर है। सपा के नेता अबू आसिम आजमी जो इससे पहले भी उन्होंने औरंगजेब की जो है महिमा मंडन किया था और इस बार भी जो है वारकरी को लेकर उन्होंने जो है एक विवादित बयान दिया कि उसके वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है वारकरी। लेकिन आज उन्होंने माफ़ी मांगी है, लिखित में आज उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो जैसे देवेंद्र जी बोले उनको पब्लिसिटी चाहिए, इसीलिए ऐसा करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे विवादित बयान देना, हिंदुओं के त्यौहार के बारे में फिर माफ़ी मांग लेना, क्या ये उनको उनकी वोट बैंक संभालने के लिए अबू जी ऐसे बोलते रहते हैं। जी बिल्कुल, हमने मनीषा चौधरी जी से खास बातचीत की। अबू आसिम आजमी को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि अपने वोट बैंक के लिए वो जो है अक्सर हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करते रहते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज़, मुंबई। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से सांसद अवधेश प्रसाद जी मौजूद है जो कि सपा से सांसद है। उनसे आज खास बातचीत करेंगे। सर, आपके ही पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी जो है वो लगातार जो है विवादित बयानों में घिरे रहते। इससे पहले भी जो है उन्होंने औरंगजेब की जो है महिमा मंडल किया था और इसके बाद अब जो है जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की समाज की जो एक वारी निकल रही है उसे लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है कि ये जो वारी है इसके वजह से जो है ट्रैफिक जाम लग जाती है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पार्टी के सम्मानित नेता अबू आसिम आजमी जी हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही विचारवान हैं और जो भी बयान वो देते हैं वो देश की एकता को, अखंडता को जोड़ने वाला और भाईचारा बढ़ाने वाला देते हैं। ये तो आप लोग हैं कि उनके बयानों को तोड़ मोड़ कर देते हैं, उनके बयान को अच्छी समझो। वो बहुत अच्छे नेता हैं, महाराष्ट्र के, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के बहुत अनुभवी, योग्य और वरिष्ठ नेता हैं। उनके विचार जो होंगे वो देश को तोड़ने का नहीं, देश को जोड़ने का होगा, आपसदारी का होगा, भाईचारा का होगा। दर्शन न्यूज़ का मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन कर दूँगा, आपको बधाई देता हूं और अयोध्या जनपद प्रभु श्री राम की नगरी में आने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। मैं हो गया। तो सुना हमने बातचीत की यहाँ पर जो सपा के नेता है उन्होंने कहा कि अबू आसिम आजमी जो है वो देश की भलाई के लिए बयान देते हैं, लेकिन अक्सर उनके विवादित बयान जो है जिससे जो है हिंदुओं को कहीं ना कहीं उनके बयानों से ठेस पहुँचती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज़, मुंबई।
बढ़ेंगे आगे। अब हम बात करेंगे वजाहत खान की। वजाहत खान के बहाने आपको मैं सुनाऊंगा अजब अदालत की गजब कहानी भी। अगर आप वजाहत खान का नाम भूल गए हैं तो मैं आपको याद भी दिला दूं कि वजाहत खान एक हिंदू हेटर है, मतलब हिंदुओं से नफरत करने वाला। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वो माता कामाख्या पर अश्लील टिप्पणी करता है, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों को लेकर अश्लील पोस्ट करता है। इसी वजाहत ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कलकत्ता में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। अगर आप शर्मिष्ठा पनोली को भी भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि शर्मिष्ठा पनोली लॉ की छात्रा हैं, उम्र सिर्फ 22 साल है। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ट्रोलर्स को जवाब देते हुए उसने भावावेश में नबी के बारे में कुछ बोल दिया था, जिसके लिए उसने माफी भी मांगी। बावजूद इसके वही वजाहत जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करता है, वही वजाहत और उसकी कॉम टीम ने शर्मिष्ठा पनोली का सिर तन से जुदा करने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया और मामला भी थाने में दर्ज कराया। फिर कलकत्ता पुलिस ने उसे 1500 किलोमीटर दूर हरियाणा भेजकर गिरफ्तार करवाया और जेल भी कराया। मतलब शर्मिष्ठा पनोली को जेल हुई। आज का प्रोग्राम मैं उन भूले बिसरे चेहरों और नामों को याद दिलाने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि इनके जरिए उस वामपंथी इकोसिस्टम और धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे के पीछे छिपे सिस्टम के सांप्रदायिक चेहरे को बेनकाब करने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। इन दो चेहरों को तो आपको याद दिलाना हमें पड़ रहा है, लेकिन एक चेहरा और नाम भी है जिससे शायद आप अभी तक भूले नहीं होंगे। जी हां, वो नाम और वो चेहरा है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं हम। जिस मांग को लेकर वजाहत खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, ठीक वही मांग नुपुर शर्मा की भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को तत्काल राहत नहीं दी, बल्कि फटकार लगाई कि वो तुम्हारी वजह से देश जल रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की थी नुपुर शर्मा को लेकर। लेकिन जब वजाहत खान की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल 21 दिनों की राहत ही नहीं दी, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। 14 जुलाई तक मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोका। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से पूछा कि आप क्यों कार्रवाई करना चाहते हैं। गजब का न्याय है भैया, मेरी तो आंखें डबडबा रही हैं। एक तरफ कोर्ट वजाहत खान के पोस्ट को आपत्तिजनक मानकर भी उसे मासूम मान रही है। उसके वकील खुद कह रहे हैं कि जो बोया है वजाहत ने वही काटा है, तो भैया काटने दो ना। जो बोया है उसकी सजा उसे काटने दो। अरे भाई, सजा काटेगा बेचारा मासूम वजाहत, लेकिन आप तो उल्टा सरकार को ही नोटिस थमा रहे हैं, कार्रवाई का कारण पूछ रहे हैं सरकार से। आप अपराध जानते हैं, अपराधी उसे स्वीकार भी कर रहा है, तो उसे कानून सम्मत सजा दीजिए ना। गजब के हालात हैं भाई। आज सजा के बदले उसके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा रहे हैं। क्या एक ही अपराध के लिए धर्म के आधार पर अलग अलग सजा संभव है? क्या हो सकता है? क्या ऐसा? क्या ये अजब मुस्लिम प्रेम की गजब वाली कहानी इकोसिस्टम द्वारा लिखी गई आपको नहीं दिखाई दे रही है? क्या हमारी न्याय प्रणाली पर भी वामपंथी इकोसिस्टम टूट बन चुकी है? क्या एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि इस देश में सरकार किसी की भी हो, पर सिस्टम पर हमारा बस नहीं है। ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। जी हाँ, वजाहत खान को सिर्फ मुस्लिम होने के कारण सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट जो नुपुर शर्मा और शर्मिष्ठा पनोली को हिंदू होने की कीमत चुकाने पर मजबूर करता रहा। वजाहत खान के केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय है, नोटिस जारी करने की फुर्सत है, लेकिन कांग्रेसी जिहादन अरफा खानम पर चुप्पी है, जिसने ईद पर गौमाता की हत्या के लिए खुलेआम उकसाया।
नुपुर शर्मा पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान बांटते हुए कहा था कि तुम्हारे शब्दों ने पूरे देश में आग लगा दी, लेकिन वजाहत खान पर वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आग से लगे घाव भर सकते हैं लेकिन जुबान से लगे जख्म नहीं। और इसी ज्ञान की चाशनी में डूबकर जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटेश्वर की बेंच ने वजाहत खान को 6 राज्यों में दर्ज एफआईआर पर स्टे दे दिया और केंद्र व राज्यों से जवाब मांगा कि 14 जुलाई तक बताएं कि क्यों कार्रवाई हो, तब तक किसी राज्य की पुलिस कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। आखिर क्यों इतनी मेहरबानी वजाहत खान पर। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फिर वही पुराना ज्ञान झाड़ा। नफरत भरे भाषण हमें कहीं न कहीं ले जाते और कहा कि आग से लगे घाव पर भर सकते हैं लेकिन शब्दों से लगे घाव नहीं भरते। क्या यही ज्ञान नुपुर शर्मा के लिए नहीं था? वजाहत खान के वकील दामा शेषाद्री नायडू ने अदालत में सफाई दी, जो बोया वही काट रहा है, सजा से सबक भी सीख लिया। लेकिन असली सच्चाई ये है कि यही वजाहत खान शर्मिष्ठा पनोली को जेल भिजवाने की साजिश रचता रहा और अब खुद जब पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट की छतरी तले सुरक्षित हो गया। जज साहब खुद मानते हैं कि अपराध किया है, धार्मिक भावनाएं आहत की हैं, लेकिन फिर भी राहत का अमृत पिलाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इतना मजबूत इकोसिस्टम आखिर तैयार कैसे हो जाता है? कैसे सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों में भी इस जिहादी के लिए बेंच बनाता है? कैसे 2-2 जज इस केस को सुनने बैठ जाते हैं, जबकि आम हिंदुस्तानी को जमानत पाने के लिए सालों कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? ये वही इकोसिस्टम है जो रात के 2 बजे आतंकी, देशद्रोही और जिहादियों के लिए कोर्ट खुलवाता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि नुपुर शर्मा पर आग बबूला होने वाला सुप्रीम कोर्ट आज वजाहत खान को ज्ञान दे रहा है, कहावतें सुना रहा है, नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि जिहादी मानसिकता के लोगों को बार बार राहत मिलती है और हिंदुओं को सिर्फ कटघरे में खड़ा किया जाता है। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट का समय सिर्फ जिहादियों के लिए क्यों निकलता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे। जनमत में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक बार फिर से जिहादी गुंडों की दबंगई दिखाई दी है। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसिरा का है। सिरसिरा में महज 3 किलो आम खरीदने के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। मोहम्मद सोहिल, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद नफीस नाम के इन 3 जिहादियों ने एक दलित युवक को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि जाति सूचक शब्दों और गंदी गंदी गालियां भी उसे दी, अपमानित किया। देखिए ये घिनौना कृत्य तब और शर्मनाक हो गया जब युवक के विरोध करने पर इन दरिंदों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। ये वाकया सिरसिरा गांव का है, जहां का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। इन जिहादियों की करतूत को बेनकाब कर रहा है ये वीडियो। यह कोई पहला मामला नहीं है, इसे समझना होगा। यह कोई पहला मामला नहीं है जब दलित समाज को निशाना बनाकर ऐसी जघन्य वारदातें हो रही हैं। ये जिहादी तत्व न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को तार तार कर रहे हैं बल्कि कानून व्यवस्था को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे ये गुंडे दलित युवक को दौड़ाकर मार रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्या यही है हमारा समाज, जहां एक छोटे से विवाद पर इंसानियत को शर्मसार कर दिया जाता है? क्या दलितों के खिलाफ ऐसी हिंसा को बर्दाश्त किया जाएगा? सलोन पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इसराइल और तीसरे जिहादी यानी मोहम्मद नफीस के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन जिहादियों को जल्द सजा मिल पाएगी? समाज में बढ़ती ऐसी घटनाएं न केवल चिंताजनक हैं बल्कि ये भी दर्शाती हैं कि कुछ लोग कानून से बेखौफ होकर अपने मनमानी करने से बाज नहीं आते हैं। हमारी मांग है कि इन दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दलित समाज के साथ ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये समय है एकजुट होने का, आवाज उठाने का और ऐसे जिहादी तत्वों को सबक सिखाने का। सलोन पुलिस से अपील है कि इस मामले में कोई ढिलाई ना बरती जाए और पीड़ित को न्याय मिले। समाज को इन गुंडों से मुक्ति चाहिए और वो भी जल्द से जल्द चाहिए।
बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के थनगांव थाना क्षेत्र से एक प्रेरक प्रेम कहानी सामने आई है, जो प्रेम साहस और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मेहरून एक मुस्लिम युवती, उसने एक हिंदू प्रेमी काशीराम के साथ मंदिर में सनातन रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए, अपना नाम बदला और मोनिका रखा। यह कहानी न केवल प्रेम की ताकत को दर्शाती है, बल्कि समाज में धर्म और जाति की दीवारों को तोड़ने का सशक्त संदेश देती है। पिछले 2.5 वर्षों से मेहरून और काशीराम के बीच प्रेम संबंध थे। मेहरून के परिजनों ने इस रिश्ते का सम्मान नहीं किया, उसका विरोध किया, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को सामाजिक बाधाओं से ऊपर रखा। स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मंदिर में आयोजित इस विवाह में हिंदू परंपराओं का पूर्ण पालन हुआ। 7 फेरे, मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दी। दोनों ने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। विवाह शांतिपूर्ण रहा। स्थानीय प्रशासन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मेहरून का मोनिका बनना, सनातन धर्म अपनाना, इस्लाम की कुरीतियां जैसे 3 तलाक और हलाल से मुक्ति का प्रतीक है। यह घटना दर्शाती है कि प्रेम और विश्वास के आगे धार्मिक कट्टरता कमजोर पड़ जाती है। मोनिका और काशीराम एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा है। यह प्रेम विवाह सहिष्णुता और एकता का संदेश देता है। तो इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।